नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंपनीज़ के बारे में सिर्फ नहीं, बांग्लादेश में जो आज हालत है, उस सिचुएशन के बेसिस में कुछ कंपनीज़ को झटका लगा, उसके अगेंस्ट में कुछ कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, मतलब पीएफसी के बारे में। तो पीएफसी के बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए पावर कंजप्शन जो कंपनीज़ है, जितने सारे पावर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, तो जहाँ पे पावर का जो डिमांड है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए एक टाइम अगर 10 साल पीछे चले जाएँगे, तो फिफ आज जितने सारे लोगों के घर में एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, तो वो 10 साल पीछे चले जाएँगे तो उससे 50% से भी कम, 50% तो छोड़ दीजिए, 30% से भी कम लोगों के घर में एयर कंडीशनर, फ्रिज था। तो आज बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ बढ़ चुके हैं, तो इसके लिए पावर का डिमांड बहुत बढ़ेगा। पावर का डिमांड बढ़ भी चुके हैं, अपकमिंग टाइम्स में और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसमें हमेशा फ़ायदा किसको होगा? जो कंपनी पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप कहेंगे सर कंपनी का तो हमेशा गर्मी के टाइम में ही ज़्यादा पावर का डिमांड होता है, बाकी टाइम्स तो नहीं है। देखिए बिल्कुल है, ऐसे नहीं कि गर्मी के टाइम में ही है, आज सर्दी के टाइम में भी है। क्योंकि देखिए जो लोग घर में एयर कंडीशन बिठा के रखे हैं, वो गर्मी में सब चलाएँगे ऐसे तो बिल्कुल नहीं, वो सर्दी के टाइम में भी वो ज़रूर चलाएँगे। तो कहने का मतलब है कि पावर का जो डिमांड है, वो आज भी जितना है फ्यूचर में उतना रहेगा। तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा किसको मिलेगा? जितने सारे पावर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, उनमें से एक ज़बरदस्त कंपनी जिसका नाम है पावर फाइनेंस कंपनी। क्योंकि कितना भी पावर कंपनी काम कर ले, तो उसके लिए फंडिंग का ज़रूरत है और फंडिंग कहाँ से मिलेगा? फाइनेंस कंपनी से। तो पीएफसी एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी ज़बरदस्त काम कर रहा है। ज़बरदस्त काम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इसका डेटा देखूँ, तो देखिए कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, वो 17% का ग्रोथ हो रहा है और इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ कितना है? 17%। और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है 21% के आसपास हो रहा है और इंडस्ट्रीज ग्रोथ कितना है 21%। मतलब दोनों तरीके से दोनों साइड से कंपनी का बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिले। उसी उसी हिसाब से अगर कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूँ तो 8.टू के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर आप तो कंपनी अच्छा बता रहे थे, तो कंपनी तो इतना इतना कर्जा ले लिया। देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, पहली बात कर्जा तो लेगा ही। दूसरी बात कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी का काम ही ऐसा है, पहले खुद लोन ले, उसके बाद दूसरों को लोन दिया जाता है। तो क्या सही में कंपनी में दम है? तो चलो एक बार मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी में इस बार छोड़ दीजिए लास्ट कुछ फ्यू डेट्स का डेटा आपको दिखा देता हूँ। जैसे जून 2022 में 18,500 करोड़ का सेल्स था। 2023 में 21,000 करोड़ का सेल्स, 2022 में करीबन 25,000 करोड़ के आसपास। तो सेल्स में चेंजेस आया, बहुत शानदार। इंटरेस्ट भी कंपनी ज़्यादा पेमेंट किया क्योंकि ज़्यादा लोन भी लिया और कंपनी के नेट प्रॉफिट एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए 4,500 से 5,900 बने और अभी 7,100 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को एक बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो कंपनी के ऊपर मज़ेदार बात यही है कि कंपनी जिस तरीके से बैलेंस शीट को मेंटेन किया, आप देखेंगे हर साल में रिजर्व बढ़ते चले गए। 2015 में मतलब 10 साल पीछे कंपनी का 30 करोड़ का रिजर्व 30,000 करोड़ का टोटल रिजर्व था। आज वो बढ़ के अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब 3 गुना कंपनी का रिजर्व बढ़ चुके हैं लास्ट 10 ईयर्स में। और कर्जा कितना बढ़ा? 1,80,000 करोड़ के आसपास कर्जा था, वो आज 8,60,000 करोड़ बन चुके हैं। मतलब 8 टाइम्स कंपनी का कर्जा भी बढ़ा है। अभी कंपनी इसके ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है? अगर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से देखूँ, तो प्रोमोटर के बाद देखिए इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस के पास 11% और डीएस के पास कितना 17.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। मतलब इंस्टीट्यूशन कोई माल बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा जो कंपनी है कोई माल क्यों बेचेंगे। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड ने देखिए लास्ट 2 क्वार्टर्स में जैसे मई और जून मंथ में अच्छा खासा सेलिंग किया, बाकी मंथ में अच्छा खासा बाइंग भी किया गया। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से देखना कंपनी के ऊपर जब एक पैटर्न्स बना था, एक कप विद हैंड पैटर्न्स बने और उसके बाद देखिए फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए टारगेट के नजदीक से ही कंपनी बाउंस बैक कर दिया। तो मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि जब भी मैं कोई टेंटी लेता हूँ, उसका मुझे हमेशा टारगेट होता है, ऐसे होता नहीं है। कभी कभी मुझे लॉसेस भी झेलना पड़ता है, कभी कभी मुझे ज़्यादा टाइम तक वेट भी करना पड़ता है। हाँ, जरूर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, मगर कब करेगा उसका किसी को पता नहीं होता। कहाँ कब करेगा, कितना गिरेगा, किसी को पता नहीं होता। हाँ, कहाँ तक गिर सकता है, एक सपोर्ट लेवल को मैं मार्किंग करूँ तो 419 टू 20 लेवल तक गिर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी जल्द से जल्द वहाँ से टच करने के बाद ही बाउंस बैक करेगा। हाँ, 2 तरीके से सपोर्ट मिलेगा। पहले सपोर्ट मिलेगा कुछ इस तरीके से, पहले एक सपोर्ट यहाँ पे है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी इस लेवल को टच करने के बाद बाउंस बैक कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पतंजलि फूड्स। देखिए पतंजलि फूड्स के 4 चाँद लग चुके हैं। अभी 4 चाँद लग चुके हैं क्यों? क्योंकि कंपनी इसके ऊपर एक गुड अपडेट है, क्योंकि दूसरे कंपनी अ, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसका पेयर ग्रुप से बात करूँ तो इस सेक्टर में सबसे बड़े प्लेयर कौन है? मैरिको। और उसके बाद कौन है? पतंजलि। तो क्यों? क्योंकि दोनों कंपनी एडिबल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। अभी एडिबल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करने वाला कंपनी में तो पतंजलि का फायदा क्यों हो रहा है? मारिको का फायदा क्यों खराब हो रहा है? चलो एक बार मारिको का भी चार्ट को आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक बार मैं चार्ट ओपन करके देख लेता हूँ। देखिए लास्ट लास्ट मतलब 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली मार्केट में करेक्शन हो रहा है। उसी जगह पे अगर मैं पतंजलि का चार्ट आपको दिखा दूँ तो लास्ट 2-3 दिन से पतंजलि भागते चले जा रहे हैं। आप ध्यान से देखना दोनों में अंतर क्यों हुआ? क्योंकि दोनों तो एक ही सेक्टर में काम कर रहे हैं। देखिए दोनों में गड़बड़ी यही पे हुआ, बांग्लादेश के कारण। बांग्लादेश से जो डेटा अपडेट आपको देखने को मिलेगा वो आप देख सकते हैं कि मैरिको इज वन ऑफ द फ्यू इंडियंस, मतलब एक अकेला ऐसे कंपनी है जो अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रखते हैं, एक्सपोजर रखते हैं बांग्लादेश में। ओवरऑल 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी बांग्लादेश में। और ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया के जितने सारे प्रोडक्ट है उसको बांग्लादेश में बैन किया जाएगा। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है मैरिको के ऊपर, क्योंकि 12% बांग्लादेश में प्रोडक्ट को बेचते हैं और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बांग्लादेश में मैरिको बना के रखे हैं। तो डायरेक्टली एक झटका तो लगेगा ही। तो उसी का फायदा किसको मिलेगा? पतंजलि को, क्योंकि पतंजलि पूरा का पूरा बिजनेस तो इंडिया में ही कर रहा है। तो बांग्लादेश में वो पहुंच नहीं पाए, तो उसका फायदा डायरेक्टली होगा। तो शायद इसी कारण के वजह से पतंजलि के ऊपर एक बिग बाउंस देखने को मिला। देखिए पहले चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंट्रीज के ऊपर अगर कोई भी युद्ध स्टार्ट हो जाता है, कोई भी रिसेशन जैसे सिचुएशन आ जाता है, कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट दूसरे कंपनी को मिल जाता है। जो कंपनी उस कंट्री से बिलोंग नहीं करते, उस कंट्री से कोई उसका नाता नहीं है। तो बेसिकली पतंजलि के ऊपर में पॉजिटिव सिर्फ यही कारण की वजह से नहीं है, दूसरा भी एक कारण है, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 200 से लेकर कंपनी के आज वैल्यूएशन कहाँ तक पहुंच चुके हैं। कंपनी के पी रेशियो पहुंच चुके हैं 69 तक। मतलब कंपनी के एवरेज जो पी रेशियो है वो 49 है। कंपनी की इंडस्ट्री जो पी रेशियो है वो 22 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई हो चुके हैं। अभी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी आ चुके हैं। आप खुद ही देख सकते हैं 7,700 करोड़ से 7,100 करोड़ बने। मतलब सेल्स में थोड़ा सा अभी भी डाउन साइड ट्रेड है। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 88 करोड़ से 263 करोड़ बने। तो ये कहाँ से बने? कंपनी ने जबरदस्त एक्सपेंस को मेंटेन किए। तो एक्सपेंस जबरदस्त मेंटेन होने के कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होता देखने को मिले। और यही कारण की वजह से शेयर में एक पॉजिटिव जर्नी और पॉजिटिव जंप देखने को मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है पतंजलि के ऊपर, उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली अगर चार्ट पैटर्न्स को देखा जाए तो कंपनी ने बाउंस बैक बहुत शानदार तरीके से किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था। मैं पहले भी इस तरीके से रेंज के बारे में बहुत बार चर्चा किया हूँ। जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग का रेंज बने तो आपको मार्किंग कर लेना है। 23% के आसपास यहाँ पे टोटल रेंज बने, तो इस नीचे लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे क्या बना? एंट्री। और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। फाइनली एंट्री मिला, टारगेट भी मिला। तो क्या मैंने एग्जिट कर लिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही बहुत बड़ा एक एंट्री मिल चुके थे कप विद हैना पैटर्न्स का। तो इसको मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से वो बाउंस बैक किए, जिस तरीके से वो ऊपर जा रहा है, वो इजीली टारगेट को अचीव करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ ग्लोबली मार्केट से आ रहा है तो इसका डायरेक्टली सीधा सीधा फायदा कंपनी को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा हुआ है और पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तो कंपनी में बूस्ट होने के लिए काफ़ी होगा। तो बाकी आपके पतंजलि के ऊपर क्या राय है, क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फैशन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, जिसको हम लोग नायका नाम से जानते हैं। तो नायका के ऊपर मैं सबसे पहले एक अपडेट आपको साथ शेयर करूंगा। देखिए क्वार्टरली क्या रिजल्ट आ चुके हैं? बिल्कुल नहीं। रिजल्ट 13 तारीख को आएगा। कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो 3, 4, 5 करोड़ के आसपास है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी लॉसेस में है। जैसे पेटीएम जैसे कंपनी हर टाइम लॉसेस कर रहा है, उस जगह से देखा जाए तो पतंजलि अच्छा, सॉरी, मतलब नायका अच्छा खासा काम कर रहा है। क्योंकि नायका बिजनेस थोड़ा सा प्रेशराइज में है, फिर भी नायका प्रॉफिटेबल में है। तो इस प्रॉफिटेबल होने के कारण मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव डिसीजन ले चुका हूँ। वो डिसीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज स्टेट बना था।
स्टेट किस तरीके से बने, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना है, एक दो दो के दो बाइंग कैंडल बने, और ये दो बाइंग कैंडल को अगर मार्किंग किया जाए तो 35% के आसपास यहाँ पे रेंज बने, और 35% के आसपास रेंज बनने के बाद फाइनली यहाँ पे एंट्री हुआ। और उसके बाद देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंट्री होने के बाद ही ऊपर जाएगा, ऐसे उसका कोई गारंटी नहीं है। कंपनी बिग क्रैश देखने को मिला। बिग क्रैश का मतलब क्या है, ओवरऑल अगर मैं एंट्री लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो 30% क्रैश हो गया था। तो 36% रिटर्न पाने के लिए 30% क्रैश हुआ। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से उसको रिकवरी करके ऊपर जा रहा है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी फाइनली वही लेवल को ब्रेकआउट किया है जो कि इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। अभी इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया तो कंपनी इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 225 रुपीज़ के आसपास। तो आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है कि ई कॉमर्स जो कंपनी है, मतलब जो नायका कंपनी है, वो क्या करने वाला है, बोर्ड नोट टू रेज अप टू 1.25 बिलियन रुपीज, वो भी बॉन्ड के माध्यम से। मतलब बॉन्ड को सेल करके कंपनी फंडिंग रेज करने वाला है। तो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ दोनों ही बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी खुद के बॉन्ड को बेच रहा है। तो मतलब कंपनी को फंडिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपनी बॉन्ड इशू करके भी इस तरीके से फंडिंग उठा सकते थे, मगर कंपनी का बॉन्ड इशू करने से शायद लोगों ने बॉन्ड को खरीदारी करने के लिए अनाउंसमेंट ही नहीं किया, तो इसीलिए इस कंपनी बॉन्ड को बेचने का डिसीजन लिया। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उजस एनर्जी लिमिटेड। छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी 1:4 रेशियो का बोनस इशू करने जा रहा है जल्द से जल्द। मतलब 4 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाला है। तो ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।